दोस्तों, आज मैं फिर एक बार नया और रोचक वीडियो आपके सामने लाया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे पहले सोशल रिफॉर्मर महात्मा फुले के बारे में। अ, 19वीं शताब्दी की बात है। ये उन दिनों बहुत ही फेमस सोशल रिफॉर्मर और थिंकर माने जाते थे। इन्होंने समाज में फैली अ, जो एक जाति प्रथा थी, उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। इन्होंने पर्दा प्रथा, औरतों के खिलाफ जो अत्याचार किया जाता था और आप कह सकते हैं बच्चों को अनाथ छोड़ दिया जाता था। इन सब के खिलाफ इन्होंने बोलना शुरू किया। इतना ही नहीं, इन्होंने तो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण के खिलाफ नारेबाज़ी तक भी की। उनके खिलाफ एक तरह से बगावत छेड़ दिया। अ, इनको माना जाता है कि यही वो हैं सोशल रिफॉर्मर जिन्होंने भारत में सबसे पहली बार औरतों के समान अधिकार, औरतों के शिक्षा पर बल दिया। इन्होंने खास करके औरतों के लिए, लड़कियों के लिए कई स्कूल्स खोले। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले तक को खुद से पढ़ना-लिखना सिखाया और आगे चलकर उन्हें भी ग्रेजुएट कराया और उनको भारत का पहला अ, महिला शिक्षक बनाया, महिला हेड मिस्ट्रेस तक बनाया। दोस्तों, इनकी उपलब्धि बहुत ही ज़्यादा है और इनके खिलाफ ब्राह्मणों के द्वारा आरोप भी बहुत, ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। ज्योतिबा राव एक माली वर्ग के कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते थे। चूँकि उनके पिता गोविंदराव और उनके अंकल फूल बेचा करते थे, इसीलिए उनका सबटाइटल, उनका सरनेम भी फूले रखा गया। उन दिनों माली जाति को बहुत ही हीन भाव से देखा जाता था ब्राह्मणों के द्वारा। उन्हें सोशली बैकवर्ड कंसिडर किया जाता था और आप कह सकते हैं उन्हें भी शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था। ऐसा नहीं होता था जनरली कि कोई नीची वर्ग के लोग ऊँची शिक्षा प्राप्त कर सकें। ऐसा सोशली एक्सेप्टेड नहीं था। अ, बाद में जब उन्होंने देखा कि उनके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने एजुकेशन को छोड़ करके अपने पिता के साथ सब्जी या फिर फूल बेचने लगे और अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने की कोशिश करने लगे। ये ये देखकर जब उनके एक पड़ोसी ने ये ऑब्ज़र्व किया कि महात्मा फुले बहुत ही ब्राइट छात्र बन सकते हैं या बहुत ही होनहार बालक हैं। उन्होंने उनके पिता को किसी तरह कन्विंस किया और उन्हें हायर एजुकेशन के लिए कन्विंस किया और इस बात पर कन्विंस होकर के महात्मा फुले ने पुणे के एक स्कॉटिश मिशन स्कूल में एडमिशन लिया और बाद में जाके उन्होंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। और चूँकि उस वर्ग, या आप कह सकते हैं उन्हें चूँकि नीचे वर्ग से माना जाता था, ऐसा उन दिनों बहुत कम होता था कि कोई नीची वर्ग के व्यक्ति एक ग्रेजुएशन लेवल या उससे हायर लेवल का एजुकेशन भी ले ले और इसी के कारण ज्योतिबा फूले से अ, अधिकतर ब्राह्मण चिढ़ते थे, ईर्ष्या भी करते थे और जब भी उनको समय मिलता, उनको प्रताड़ित भी करने की कोशिश करते थे। ज्योतिबा राव फुले, उनकी माता की मृत्यु 9 वर्ष की उम्र में हो गई थी और खुद ज्योतिबा राव की शादी 13 साल की उम्र में एक 9 साल की कन्या सावित्रीबाई फूले से हो गई। सावित्रीबाई फूले, उनके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। सावित्रीबाई फूले, मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। वो खुद एक बहुत ही होनहार लड़की थी शादी के पहले और पढ़ने-लिखने में बहुत ही इंटरेस्ट था। लेकिन उनके माता-पिता उन्हें इसकी अनुमति नहीं देते थे। लेकिन जब उनका विवाह महात्मा राव फुले से हो गया, तब महात्मा राव फुले उनके इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने खुद से उनको पढ़ना और लिखना सिखाया और बाद में जाकर के जैसा मैंने बताया, उनको ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कराया और एक शिक्षक के तौर पे समाज में एक नई पहचान भी दिलाई। भारत में सामाजिक क्रांति 1848 ईस्वी में शुरू हो गई और इसके पीछे सिर्फ एक घटना जो उभर कर आती है ज्योतिबा राव फूले के सामने। एक बार ऐसा हुआ कि उनके मित्र ने, एक ब्राह्मण मित्र ने उनको अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में न्योता दिया।
जब ज्योतिबा राव फूले शादी में गए और वहाँ दूल्हे के परिवार के लोगों को जब पता चला कि ज्योतिबा राव फूले एक माली वर्ग के कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, तो उन्होंने उनको बहुत ही टॉर्चर किया, बहुत ही प्रताड़ित किया, बहुत ही बुरा-भला कहा, यहाँ तक कि उसको ह्यूमिलिएट किया और इतना ज़्यादा कि उनको वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर भागना पड़ा। महात्मा फुले वहाँ से किसी तरह भाग तो निकले, लेकिन उनके दिमाग में, उनके दिल में एक बात घर कर गई कि क्या वो इतनी नीची सोच रखते हैं कि उनको एक ऐसे कास्ट में कर रख दिया गया है जिन्हें समाज में समान अधिकार भी नहीं मिलता। और इसी बात से आहत होकर उन्होंने एक तरह से प्रण लिया कि वो समाज में एक समानता स्थापित करेंगे, वो सबको एक समान अधिकार दिलवाएंगे और इसके लिए उन्होंने एक सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की, जिसके वो लीडर बने और वो उसको खुद चेयर करते थे। महात्मा राव फुले की पत्नी सावित्री बाई फुले, उन्होंने उनका पुरजोर समर्थन किया, खास करके उन कार्यों में जिनमें महात्मा राव फुले औरतों के समान अधिकार, औरतों की शिक्षा का अधिकार पे बल देते थे। क्योंकि सावित्रीबाई फुले भी खुद एक पढ़ी-लिखी नारी थी। उन दिनों की गिनी-चुनी औरतों में आती थी, जिनको पढ़ना-लिखना आता था, जो एक ग्रेजुएट थीं। जैसे सगुनबाई फुले, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले। इन गिनी-चुनी फेमिनिस्ट औरतों के बदौलत एक बहुत ही भारी कदम उठाया गया महात्मा राव फुले के द्वारा। उन्होंने पहला हिंदू ऑर्फनेज अनाथ आश्रम भी खोला। इतना ही नहीं, जब उनको बाद में विधवा औरतों की स्थिति दिखी जो कि बहुत ही दयनीय थी, अ, उनके पति जो कि अक्सर बूढ़े हुआ करते थे और कम उम्र की लड़कियों से शादी कर लेते थे और उसकी वजह से ये अमूमन जल्दी ही विधवा हो जाती थी। इनको घर से निकाल दिया जाता था या इनको प्रेग्नेंट कर दिया जाता था गलत रिश्तेदारों के द्वारा और इनको छोड़ दिया जाता था। तो इनके लिए महात्मा राव फूले ने अपने घर में या एक सेपरेटली आश्रम भी बनाया जहाँ इनको मुफ्त में रहने दिया जाता था। इनके बच्चों को भी रहने और पलने का मौका दिया जाता था। इनके लिए शिक्षा का भी इंतज़ाम किया जाता था। इन्होंने बाद में प्रथा पर भी सवाल उठाया, ब्राह्मणों के खिलाफ सवाल उठाया और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इन कार्यों में इनके कुछ समर्थक, इनके ब्राह्मण मित्र भी थे। उनके अनाथ आश्रम खोलने के कुछ और भी मकसद थे। उन दिनों जैसा कि कम उम्र की बच्चियों का विवाह बूढ़े अ, लोगों के साथ कर दिया जाता था और जब वे थोड़ी बड़ी होती तो उनके पति का देहांत हो जाता और बिना किसी सपोर्ट के उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता था या फिर घर की स्थिति इतनी दयनीय हो जाती थी कि उनको घर चलाना मुश्किल हो जाता और घर से बाहर निकलना ही पड़ता था। इतना ही नहीं, उन दिनों एक और कुरीति थी, बहुत ही दयनीय कुरीति आप कह सकते हैं, जिसमें छोटी बच्चियों को या तो पेट में ही मार दिया जाता था या छोटी उम्र में ही उनकी हत्या कर दी जाती थी, क्योंकि आगे चलकर उनके एवज में उन्हें शादी के लिए दहेज देना पड़ता था। और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए महात्मा राव फूले ने अनाथ आश्रम खोला, जिनमें इन सब को उन्होंने स्वागत किया। इन्होंने गरीब बच्चियों को भी उसमें न्योता दिया। महात्मा राव फुले वो सभी वर्ग के लोगों को, सभी जाति के लोगों को अपने घर में स्वागत करते थे। वो जेंडर इक्वालिटी को भी एनफोर्स करते थे और इसी के लिए उनके हर कार्यों में आप देख सकते हैं उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का बराबर का योगदान रहता है। महात्मा राव फुले एक बहुत ही वोकल इंसान थे। वो हर चीज़ों में अपनी ओपिनियंस को बहुत ही वोकल तरीके से, लाउड तरीके से समाज में रखते थे। उनके हिसाब से राम, कृष्ण और जो धार्मिक फिगर हैं, ये सब ब्राह्मणों के द्वारा क्रिएट किया गया फिगर है। जैसा कि महात्मा राव फुले कहते हैं कि वेदांत, उपनिषद और ये जितने भी
किताबें हैं, उनके हिसाब से ये सारी चीज़ें ब्राह्मणों ने अपनी सुप्रमेसी को बनाने के लिए, समाज में स्थापित करने के लिए और दूसरे वर्ग के लोगों को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया और इसीलिए वे इन सब चीज़ों को कभी नहीं मानते थे और चूँकि वे हमेशा वेदांत, उपनिषद इन सब चीज़ों के खिलाफ बोलते थे, उनको क्रिश्चियन मिशनरी के तौर पे माना जाता था और ब्राह्मण उनके खिलाफ हमेशा खड़े रहते थे। हद तो यहाँ तक हो गई थी कि 1848 में उनको अपने माता-पिता का घर तक छोड़कर जाना पड़ा। आप कह सकते हैं उनके पिता ने उनके पिता ने उनको घर से छोड़कर जाने को कहा। ज्योतिबा फुले ने जब 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, इसका मेन मकसद था समाज में जो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी अ, उनको खत्म करने के लिए एक मेथड बनाया इससे पहले कि वो नई विचारधाराओं को समाज में लागू कर सके। वे वर्ग के लोग जो खास करके ब्राह्मणों से सताए जाते, दबाए जाते या उनके साथ भेदभाव किया जाता, यहाँ तक कि छुआछूत का भी पालन किया जाता था। वे सारे लोगों को महात्मा राव फुले ने एक दलित वर्ग की श्रेणी में रखा और उनको पहली बार दलित शब्द का दर्जा दिया गया और इसी चीज को एक टॉलरेंट विचारधारा को समाज में लाने के लिए उन्होंने अपने घर के बाहर एक कम्युनल बाथिंग भी बनाई जिसमें सभी वर्ग के लोग आकर नहा सकते, फिर साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं, साथ में बैठ के बातचीत कर सकते हैं। ये एक टॉलरेंट विचारधारा को दिखाती थी और इनसे ब्राह्मणों को काफ़ी चिढ़ होती थी। उनके हिसाब से ये एक सामाजिक विचारधारा को ठेस पहुँचाने वाली बात होती थी और इसीलिए महात्मा राव फुले के खिलाफ बहुत सारी योजनाएँ भी बनती ब्राह्मणों के द्वारा, लेकिन फिर भी महात्मा राव फुले अड़े रहते और इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते थे। उन दिनों जातिवाद और रंग भेद एक तरह से सामाजिक नॉर्म बन चुका था जहाँ पर लोगों को लगता था कि ये एक नॉर्मल सी चीज़ है जहाँ ब्राह्मणों को एक ऊंचे वर्ग का दर्जा दिया जाता और बाकी वर्ग के लोगों को नीची जाति, छुआछूत भी माना जाता था और ये उन्हें एक्सेप्टेबल भी था। ऐसा उनका विचार था कि ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल सामाजिक व्यवस्था है जो उन्हें एक्सेप्टेबल था। लेकिन जब ज्योतिबा राव फुले को ये स्ट्राइक हुआ कि नहीं, ये एक नॉर्म नहीं हो सकता, सामाजिक नॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता और वे पहले थे जिन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। ब्राह्मणों के खिलाफ उन्होंने एक अ, क्रांति ला दी और इस तरह से आवाज़ उठाया कि जातिवाद, रंग भेद, विधवा पुनर्विवाह, इतना ही नहीं उन्होंने समाज में एक ऐसी व्यवस्था लाने की कोशिश की जिसमें सभी वर्ग के लोगों को एक समान अधिकार भी मिले। 1888 में उनको एक स्ट्रोक आया और 2 साल बाद 1890 में उनका देहांत हुआ। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, वे सिर्फ़ एक समाज सुधारक नहीं थे। वे म्युनिसिपैलिटी में एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे भी नियुक्त थे। बाद में जाकर म्युनिसिपैलिटी में उनको कमिश्नर के तौर पे भी नियुक्त किया गया था। जब उनकी मृत्यु 1890 में हुई, उसके बाद उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने उनके कार्यभार को अ, अपने हाथ में लिया और उसको कंटिन्यू किया 1897 ईस्वी तक जब उनका देहांत हो गया और वो सत्य शोधक समाज की चेयरपर्सन भी बनी और वो पहली भारतीय महिला थी जो एक इतने बड़े योजना, इतने बड़े सेशन को चीयर करती थी और ये उन दिनों समाज में बहुत ही बड़ी बात थी। दोस्तों, ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि महात्मा राव फुले 19th सेंचुरी के सिर्फ़ एक सोशल रिफ़ॉर्मर के तौर पे नहीं देखा जा सकता, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर देखा जा सकता जो एक तरह से एनलाइटेंड थे, जिन्हें समाज के बारे में पता था कि समाज में क्या रूढ़िवादिता, ऑर्थोडॉक्सी विचारधारा, क्या समाज में असमानताएँ फैली थी, इसके खिलाफ उन्होंने काफ़ी आंदोलन किया, काफ़ी वोकल तरीके से बोला और उसी की बदौलत आप कह सकते हैं कि आगे जाकर
हमें समानता का भी अधिकार मिला और आज हम बहुत ही जल्द एक समान समाज में रहते हैं। अभी भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जातिवाद, रंग-भेद देखने को मिलता है, लेकिन अब लोग काफ़ी मॉडर्न हो चुके हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो महात्मा राव फुले पर। अ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, एटलीस्ट कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द। थैंक यू। जय हिंद।